जी अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। बच्चों ने मुझे 15 मिनट का टाइम दिया सिर्फ। ऑनलाइन वाले तो टाइम देख कर ही कहेंगे हैं नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मैंने सिर्फ मैंने आपको थोड़ी सी चीज़ें आपने रीसेंट दोनों टॉपिक्स हैं, काम आप पे डाल रहा हूँ। कल मैं ये करूँगा, एक दिन आगे एक दिन 2 दिन आगे जो चीज़ें बढ़ती हैं उनसे फ़ायदा ही हो रहा होता है, ठीक है ना। आप तसल्ली से सुकून से ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको घर पे बैठ के देखें, नोट डाउन करें। मैं आपको प्रोसेस और स्टैंडर्ड की समरी सामने आपके जो बना के लाए वो दिखाता हूँ, और फिर ये दोनों रीसेंट अटैम्प्ट वाले सवाल आप पहले अटैम्प्ट करें। अच्छा है, मैंने तो करवा ही देने हैं, मैंने तो करवाने हैं। आपका टेस्ट क्या है? रीसेंट अटैम्प्ट में पर्चे में सवाल आया था, हो यार हो गया, चलो अच्छी बात है यार, गुड। तो फिर कल मैं आगे वो आपसे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जो जाहिद वाला सवाल है उसका मैं सिर्फ सोल्यूशन दूंगा, टाइप करने के लिए दे आया हूँ, ठीक है, वो मिल जाएगा। और दूसरे सोल्यूशंस आ चुके हैं ग्रुप्स के अंदर। कुछ बच्चे कह रहे हैं आ गए, कुछ नहीं, इसमें कोई एक आधा मिसिंग हो अलग बात है। एक हैंड आउट आया होगा जिसके अंदर 3 से 4 सोल्यूशंस होने चाहिए। जाहिद मैंने इसलिए नहीं कराया था कि आज करेंगे। अच्छा जी, सुने 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 चलें जी, अब ये 15 मिनट में नहीं शामिल था, ओके। अच्छा जी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस का ये टॉपिक जो है, इसके अंदर जो ये तो बिल्कुल ताज़ा ही, तो ऐसे ही आपको लगेगा जैसे अभी बस हाँ ये सारी बातें हमारे सामने ही। अगर प्रॉपर स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट नहीं गिवन तो पहले उसको बनाओ, ये मेरा मशवरा रहा है आपको, ठीक है। फिर फार्मूलाज को लिखो और रिक्वायर्ड वेरिएंस के, ठीक है, और डेटा को फार्मूलाज के अंदर वेरिएंस निकाल लो। सिंपल सा मैंने आपको 2 स्टेप्स लिखकर बताया, यही काम करते थे हम, ठीक है। अगर अब मसला क्या आता था जी, हमने देखा था कि आपको स्टैंडर्ड पर यूनिट देगा, बजटेड यूनिट्स देगा, तो आप जब स्टैंडर्ड पर यूनिट को बजटेड यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो बजटेड फिगर आती है। जब आप प्रॉफिट स्टेटमेंट बजटेड बनाते थे और साथ एक्चुअल भी बनाते थे, तो स्टैंडर्ड को बजटेड प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या बजटेड फिगर, और स्टैंडर्ड को एक्चुअल से करें तो वो स्टैंडर्ड लेकिन टोटल स्टैंडर्ड फिगर होती है, जिसको हम कहते थे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। याद आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, ये दोनों में फर्क है, ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड को बजट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल बजटेड फिगर आएगी, जिसको आप एफओएच के वेरिएंस के लिए यूज करते थे। और अगर स्टैंडर्ड पर यूनिट को एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल स्टैंडर्ड फिगर आएगी। टोटल स्टैंडर्ड क्या होता है? टोटल स्टैंडर्ड होता है, ये सर स्टैंडर्ड तो पर यूनिट होता था, ठीक है, तो वो जो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल होता था ये उसकी फिगर निकलेगी, ठीक है। फिर किस तरह के सवाल इसके अंदर आते हैं ये हमने देखा था, इधर देखें। ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जो हमने पढ़ी ना हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ। यही कहा था 15 मिनट मुझे दे दो, लेकिन आप लोग मरने वाले हुए हैं। कैलकुलेशन ऑफ बजटेड प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन करते रहे। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन। कैलकुलेशन ऑफ गिवन वेरिएंसेस, रेकंसिलिएशन ऑफ बजटेड एंड एक्चुअल प्रॉफिट। इस 4 के अलावा कोई 5वीं तरह का सवाल हो नहीं ना सकता, इसमें है ही कोई नहीं, ठीक है। अगर आपने बजटेड प्रॉफिट्स निकालने हैं मार्जिनल एब्जॉर्प्शंस के लिए, तो क्या टिप थी और क्या प्रैक्टिस करवाई थी आपको? यूज ऑल बजटेड डेटा, कोई एक्चुअल चीज यूज नहीं करते थे हम। मैं लिखवाता था बकायदा, बजटेड सेल, बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल, बजटेड फिक्स कॉस्ट टोटल, बजटेड वेरिएबल कॉस्ट, ताकि आपको ये बात याद हो कि अगर बजटेड प्रॉफिट निकाल रहे हैं आप, चाहे मार्जिनल से चाहे एब्जॉर्प्शन से, बजटेड प्रॉफिट के अंदर सारी फिगर्स कौन सी लेनी थी? सारा डेटा कौन सा? बजटेड। और एक्चुअल के लिए सारा एक्चुअल डाटा, ठीक है। फिर आपको वेरिएंस निकालने पड़ते थे, और जब आप वेरिएंसेस निकाल लेते थे, आपको बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट्स, ये मार्जिनल वाले हों या एब्जॉर्प्शन वाले हों, दोनों तरह के हो सकते थे ना। बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट की रेकंसिलिएशन बनानी पड़ती थी, जिसकी शक्ल ऐसी होती थी, बजटेड प्रॉफिट्स आप ऐड करते थे, फेवरेबल वेरिएंसेस लेस करते थे एडवर्स। ताज़ी बात है ना, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगना, इसीलिए मैं इसको अब करवा रहा हूँ। जब मैं जाऊंगा डिसीजन मेकिंग की रिवीजन के अंदर तो मुझे फॉर्मेट्स रिवाइज करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन फॉर्मेट्स ऐसे ही मैंने एक जगह इकट्ठे कर देने आपके लिए, उठा के जहाँ बनाए हुए थे, और कोई एडिशनल चीज़ होगी तो वो उसके ऊपर लिख कर ले आऊँ, ताकि आपके सामने जब डिसीजन मेकिंग की बात हो तो डिसीजन मेकिंग के जितने फॉर्मेट्स हैं वो तो फैले हुए थे ना आपके चैप्टर में, कोई किसी तरह के ऊपर, तो वो सारे के सारे बस इकट्ठे करने और क्या करना है। तो थोड़ी सी हिम्मत करके ये रिवीजन कर लो, फायदा हो जाएगा, चीज़ें समराइज हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब कैलकुलेशन ऑफ बजटेड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस और रेकंसिलिएशन ऑफ बजटेड एंड एक्चुअल प्रॉफिट, वेरिएंसेस को यूज करके ये होता था। और बोलो
ये तो सारे ऐसे ही सीधे सीधे हैं, इसके अंदर ये काम करना था, ये नजर आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर ये प्रॉफिट स्टेटमेंट्स हमने बनाई थी डेटा यूज करके, अभी भी ताज़ा है हमारे, कहते हैं ना मुंह में जायका अभी भी बाकी है इन प्रॉफिट स्टेटमेंट्स का, जो बोर्ड के उस तरफ हमने 2-3 दिन पहले तक बनाई थी, ठीक है। वेरिएंसेस जो थे वो कितनी किस्म के थे, ये आपके सामने कॉस्ट के वेरिएंसेस हैं सिर्फ इस वक्त, ठीक है। सेल वेरिएंस मैंने अलग रखे हैं, ठीक है। कॉस्ट वेरिएंसेस, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सबके फॉर्मूलाज आपको आते हैं, सिर्फ पिक्चर आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। मटेरियल में प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस, मिक्स और यील्ड में कब, जब मल्टीपल मटेरियल्स हो और क्वेश्चन रिक्वायर करे। सारी बातें बताई हैं, सिर्फ एक जगह पे इकट्ठी करके बता रहा हूं, थोड़ा सा टाइम निकालना है इसलिए, ठीक है ना। मुझे पता है आप लोगों ने फौरन जो है ना वो बिस्तर बांध लेने होते हैं, बिस्तर ना बांधे अभी, ठीक है। चीज़ें हैं बहुत सारी, अभी प्रैक्टिस के अंदर आएंगी, चीज़ें समराइज हो जाएंगी, फायदा हो जाएगा आपको। जब भी आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिवाइज करना होगा, आप अपने बनाए ऐसे करके अपना रजिस्टर यूं कर लें, बेशक ये बनाते हुए आपने प्यारा सा करके एक सफ़े के ऊपर इस समरी को लिख लेना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिवाइज करने लगे, एक नज़र इसको डाल लें, अच्छा यार बस ठीक है, बेहतरीन हो गया। जो क्वेश्चन रिवीजन प्लान में है वो क्वेश्चन सिर्फ आप एक सिटिंग में बैठ के करें, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिवाइज, पर्चे के लिए फ़ायदा हो जाएगा, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। नेक्स्ट, लेबर के वेरिएंस थे, विदाउट आइडल टाइम, पुरानी बात, रेट होता था, एफिशिएंसी होता था। विद आइडल टाइम जब हुआ था तो क्या हुआ था, अनप्लैंड और प्लैंड वाला मसला आया था। ये वहां पर तफसील से बने हुए टेबल्स हैं, सिर्फ यहाँ पे समरी है ना, ठीक है। अनप्लैंड के अंदर रेट और एफिशिएंसी उसी तरह से होता था, एक आइडल टाइम वेरिएंस न्यू आया था, ठीक है। और प्लैंड के अंदर रेट और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी हो गया था। एफिशिएंसी को हमने कहा था प्रोडक्टिव आवर्स लो, ठीक है, प्रोडक्टिव आवर्स लेकर हमने ये निकाला था। और यहाँ पर क्योंकि हमने स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर ही डाल दिया था आइडल टाइम को, तो फिर ये देख रहे थे कि जितना टाइम आइडल टाइम हमने जो है वो प्लान किया था उससे ज़्यादा आइडल टाइम तो नहीं लगा दिया कहीं, तो फिर एक्सेस आइडल टाइम एक न्यू वेरिएंस आया, ठीक है। फिर वेरिएबल ओवरहेड, सीधे सीधे एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी। फिक्स्ड ओवरहेड, मार्जिनल में तो सिर्फ एक्सपेंडिचर होता था, एब्जॉर्प्शन के अंदर ये सारी अब समरी है ना, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, एक लफ्ज ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ ना आ रहा, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन थोड़ा सा इधर एक जगह पे आ गया बस, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के अंदर फिक्स एफओएच के वो अंडर ओवर ही टूटता था, एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी दो वेरिएंस निकलते थे, और ये सॉरी एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम आगे कैपेसिटी और एफिशिएंसी में भी, लेकिन ये सिर्फ तब करना है, कई जगहों पे आपको नजर आता था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, सिर्फ वॉल्यूम वेरिएंस मांगा हुआ है, तो सवाल के अंदर हम अगला काम नहीं करते थे। क्यों? सवाल जब तक कहेगा नहीं हम एफिशिएंसी और कैपेसिटी की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। दो जगह मैंने आपको बताया, जब तक सवाल कहे ना, मिक्स यील्ड में सवाल ना कहे तो नहीं निकालने, चाहे दो मटेरियल भी हो। और एफिशिएंसी कैपेसिटी तब तक नहीं तोड़ेंगे वॉल्यूम को। वॉल्यूम आना कब है? एब्जॉर्प्शन में, इसमें तो आता ही नहीं। एब्जॉर्प्शन में आ गया है तो इधर सिर्फ तब जाना है जब क्वेश्चन रिक्वायर कर। सेल वेरिएंस तो बहुत आसान थे, सेल प्राइस वेरिएंस और सेल वॉल्यूम वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस तो सेम है, वॉल्यूम वेरिएंस में थोड़ा सा मसला क्या था, मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेते थे और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम स्टैंडर्ड प्रॉफिट लेते थे। कुछ प्रॉब्लम्स इसमें आई थी हमें, सारा काम करने के बाद ईपीयू के साथ मिक्स हो गया था, तो हमने कहा था कोई मसला नहीं है, ईपीयू निकाला था। और ये जो बेसिकली ईपीयू है, ये हमारे एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स थे इस टॉपिक के लिए, तो हमने इनको यूज़ किया था मटेरियल यूजेज में, और इनको यूज़ किया था लेबर एफिशिएंसी, वेरिएबल एफिशिएंसी और फिक्स्ड ओवरहेड के वॉल्यूम में, एफिशिएंसी कैपेसिटी जब आता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज़ करते थे? जहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल करते थे ना, तो वो जो एक्चुअल यूनिट्स होते थे मटेरियल के लिए ये, लेबर ओवरहेड्स के लिए ये कॉलम के, करके देखा था सवालों में, ठीक है। एक और मसला क्या आया था, बैकवर्ड अप्रोच आ जाती थी। आपको वेरिएंस के आंसर ऑफ डिफरेंट वेरिएंसेस आर गिवन, तो क्या तरीका से कहा था, फर्स्टली राइट करो सारे फॉर्मूलाज को और जो आंसर गिवन है उसको लिख लो, उसके बाद डेटा यूज करते जाओ, फिल करते जाओ फॉर्मूलाज को, रिक्वायर फिगर्स कैलकुलेट कर, कितना सा आंसर आपने लिख दिया। ऐसे ही आप क्या करूं, करके तो देख ही लिया हमने, ठीक है। मैंने आपको कहा था स्टार्ट के अंदर 2 सफ़ों के ऊपर कॉजेज ऑफ वेरिएंसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इधर फिर लिखा है, भूलना मत, ठीक है। ये एक पिक्चर में तो आने नहीं लगा, आप यूं करें, पहले यूं करें, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की पिक्चर लें, ये मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह, ग्रुप्स में मैं भिजवाता हूँ। अभी मैं घर पहुँचता हूँ, पहले इसकी तस्वीरें बनाता हूँ, उन्हें भेज दूंगा, अलग अरे PDF से मैं खुद PDF बना लूँ, नहीं तो फिर उन्हें भेजूंगा। मैं तो वो कैम स्कैनर से करूँगा ना, सफ़े की शक्ल में आ जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो बेहतरीन हो जाएगा, फिर उसको इकट्ठा वो खुद कर देंगे,
मुझे वो इकट्ठा नहीं करने आते PDF, अभी सीख रहा हूँ मैं, अभी टाइम नहीं मिलता सीखने का। अच्छा, उसके बाद डिफरेंट वेरिएंसेस आ गए, कॉस्ट के और सेल के अलग अलग होते हैं। दस मिनट हो गए हैं। बस ये इतनी सी रिवीजन अगर प्रोसेस कॉस्टिंग की भी हो तो अगर 15 से 20 हो भी जाए तो कोई मसला तो नहीं है, बस थोड़ा सा काम है, जो बनने लग जाए चीज़ लगा लेने दो यार। कल फिर बस इसके सवालों का मसला हो ना, इसकी रिवीजन तो फिर खाम खाना। असल में इनकी रिवीजन होनी नहीं चाहिए थी, ये मैंने वैसे ही कागजी कार्रवाई की है। हाँ, उसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल अभी अभी करके हम हटे हैं ना, इसमें क्या रिवीजन करें। देखो अब हम पढ़ रहे हैं तो यार अब पता तो है यार, अभी भी याद है, अभी भी ये भी बात याद है, ये भी याद है, इसलिए। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कम से कम समरी बनी तो है ना आपके लिए। अच्छा जी, अब इसके बाद आप ज़रा तशरीफ़ लाएं अपने चैप्टर पे, और ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये क्वेश्चन अगर अभी तक नहीं किया तो कर लें। कितने बच्चों ने ट्राई किया इसको? बस तो देख लें, इसको करें लाजमी। इतना सिंपल क्वेश्चन है मटेरियल मिक्स और यील्ड का। और उसके फ़ौरन बाद जी सबसे आखिरी जो है, जो सबसे रीसेंट वाला है, उसके बाद जनाब, अब आप लोगों ने मुझे इतना कम टाइम दिया इसलिए मैं पढ़ा तो नहीं रहा सवाल, लेकिन मैं गारंटी करता हूं कि आप, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग इस 15 नंबर के सवाल को सुकून से कर जाएंगे। बस थोड़ा ध्यान से सवाल को करना, ध्यान से। रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल है, ठीक है, ये रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल 15 नंबर का आपको इतना सिंपल लगेगा कि आप कहेंगे हाँ वाकई हक बनता था कि एक दो सवाल मुश्किल भी होते, जो इंशाल्लाह करेंगे इसके ही हैं, ठीक है, कि ये 15 नंबर तो मुफ्त के हैं, इसमें से हर बच्चा 13-14 नंबर ले जाएगा। सिंपल, सेल प्राइस वॉल्यूम निकालो, मटेरियल प्राइस यूजेज निकालो, लेबर रेट, एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड, स्पेंडिंग और वॉल्यूम, नहीं बोला तो एफिशिएंसी कैपेसिटी में नहीं जा रहे, और वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। बस थोड़ा सा मसला ये था कि ये सेल्स टोटल दे दी, स्टैंडर्ड वाली भी और एक्चुअल वाली भी, हमारे मतलब का नहीं, हम तो अपना कार्ड बनाएंगे। ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल भी टोटल में है, और नीचे भी कुछ डाटा उसने दे दिया थोड़ा सा। एक यहाँ पर उसने ये बताया कि एक यूनिट के ऊपर 10 किलो मटेरियल के लगते हैं, 2 लेबर आवर्स लगते हैं, तो थोड़ा डाटा ज़रा डिफरेंट तरीके से था, लेकिन आपने वही तरतीब रखनी, अपना स्टैंडर्ड कार्ड बनाना जो कि बन जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद आप वेरिएंसेस निकालेंगे। कभी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आपको मसला इसमें नहीं आएगा, ठीक है। बस एक और रिवीजन छोटी सी प्रोसेस कॉस्टिंग की, ठीक है, क्योंकि ये भी ताज़ा ही है आपके पास अभी तक। प्रोसेस कॉस्टिंग ये यार बस ऐसे थोड़ा सा ही है, ये ख़त्म है, ये आगे है ही कुछ नहीं। देखो आगे तो अभी भरेगा कल के लिए, लेकिन उससे पहले आप ये सवाल करके आओगे, मैं चेक करूंगा, मुझे रिटर्न कुछ मिलेगा तब मैं आगे रिवाइज कराऊंगा। और आगे वाली रिवीजन तो वैसे भी ज़रूरी है, भूले पड़े। रेलेवेंट कॉस्टिंग इंशाल्लाह कल हम करेंगे रिवाइज, और हम डिसीजन मेकिंग रिवाइज करेंगे, प्लान मेरा ये है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कुछ चाहिए ना रिटर्न में। ये 2 सवाल हैं, रीसेंट टाइम का दूसरा सवाल भी आप ट्राई कर सकते हैं, पर वो तो मुझे लाजमी कराना पड़े शायद, तो उसमें मसला हो, मैंने अभी पढ़ा नहीं ध्यान से। वैसे प्रोसेस कॉस्टिंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, पहला लेक्चर देखोगे लिखा होगा, ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर प्रोडक्शन, ठीक है। तो 4 तरह के सवाल हमने देखे थे। चलो छोड़ो, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, कंप्लीटेड आउटपुट और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ये 4 चीजें आ सकती हैं मैक्सिमम, ठीक है। ओपनिंग, इनपुट, आउटपुट और क्लोजिंग, और नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस भी बीच में आ जाता था, ठीक है। ओपनिंग, क्लोजिंग, कंप्लीटेड, हाँ इनपुट बीच में नहीं वैसे, क्योंकि ईपीयू के अंदर ये यूज होते थे ना, ठीक है। बहरहाल ठीक है, ये मैक्सिमम चीजें इसके अंदर आती थी प्रोडक्ट कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए। किस किस तरह के सवाल इसमें आते थे?
पहले इन दो की बात ही करते हैं। जब हमारा जॉइंट बाय प्रोडक्ट शुरू नहीं हुआ था तो प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस ओनली, पहली कैटेगरी, जिंदगी आसान, कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता था टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस स्क्रैप का, नॉर्मल लॉस का स्क्रैप माइनस जो है वो नॉर्मल लॉस की, सॉरी इसमें वो अभी मैंने वो नहीं डाला बाय प्रोडक्ट, वो भी यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज किया था, मुझे मेरे जहन में वही चल रहा था। ठीक है, ये सिंपल अभी जॉइंट प्रोडक्ट अलग अलग रखें तो कॉस्ट पर यूनिट में क्या, टोटल कॉस्ट इनपुट की, नॉर्मल लॉस की, स्क्रैप वैल्यू, और एक सवाल में देखा भी था स्क्रैप को उल्टा डिस्पोज करने की कॉस्ट आई थी, तो वो कॉस्ट आप यहां पर ऐड कर दें। ठीक है, इफ एनी स्क्रैप अगर नॉर्मल लॉस कब लेना है, जब कभी गिवन हो, नहीं होगा था तो यहां पर जीरो लेते थे। ठीक है, इसकी बात क्या हो रही है, अच्छा ये रिटर्न एज क्रेडिट साइड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट, ये छोटी छोटी बातें लिखी हैं जो हम करते थे, क्योंकि ये जरा मैंने इस हिसाब से रिवाइज करना बनाया था कि लेट से आप महीने बाद कर रहे हो रिवाइज, तो आपके जहन के अंदर ये बातें हो। ठीक है ना, डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस कब लेते हैं, अगर सवाल के अंदर गिवन हो। इसको हम प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे भी लिख सकते थे, ये ट्रीटमेंट करके देखा था हमने। ठीक है, अच्छा जी, प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस नहीं होता सिर्फ, और क्लोजिंग ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाते हैं तो फिर गेम ऑन हो जाती है। ठीक है, अगर ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएं तो फिर दूसरी मुसीबत आन पड़ती है फाइफो और एफको। पर मुसीबत क्या है, सिर्फ ईपीयू ही बनता था, बाकी सब तो वैसे ही। तो ईपीयू के अंदर एफको में आपने एक्चुअल आउटपुट, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल या लॉस एबनॉर्मल गेन और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेना होता था। ठीक है, अब एक्चुअल आउटपुट सिर्फ आता था, ओपनिंग शोपनिंग कोई नहीं। ये भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन, नॉर्मली 100% कंप्लीट होता था, ये भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन पे आता था। ठीक है, ईपीयू निकल आए, लेकिन अगर फाइफो में आते थे तो ओपनिंग को अलग रखते थे, ईपीयू के अंदर भी एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम ओपनिंग, और इसको लेते थे रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से। एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम करंट ये 100% कंप्लीट होता था, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस नॉर्मल लॉस या गेन और ईपीयू निकल आता था। ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन और ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन अलग अलग करके पकड़ लेते थे कॉस्ट, ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस करंट कॉस्ट, और अगर स्क्रैप होती तो मटेरियल वाले में से माइनस करते थे, और यूनिट्स ये वाले उठाकर ईपीयू वाले। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन के ईपीयू आ गए तो ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस करंट कॉस्ट, ब्रॉड डाउन प्लस करंट, ब्रॉड डाउन प्लस करंट, याद आ रहा है, क्योंकि मेथड कौन सा होता था, एफको। तो इसलिए यहां पर क्या निकलती थी, एवरेज कॉस्ट। यादें ताजा हो रही हैं। फाइफो के अंदर आए तो आपकी ईपीयू निकल आए, अब यहां पर आपके पास एवरेज कॉस्ट नहीं होती थी, करंट कॉस्ट होती थी। ब्रॉड डाउन नहीं लेते थे, सिर्फ करंट कॉस्ट लेते थे। हाँ, मटेरियल तो यहीं पर ही आता था। ठीक है, यहां तक कोई मसला। आगे बढ़े और प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जॉइंट बाय प्रोडक्ट भी आने लग गए, तो मसला नहीं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट होती थी, जो नॉर्मली आप प्रोसेस अकाउंट बनाकर या गिवन हो या निकाल लेते थे। ठीक है, यूजिंग प्रोसेस अकाउंट। फिर उसकी मसला क्या होता था, उसकी एलोकेशन यूनिट्स की बेस पर कभी नहीं देखा, सेल वैल्यू की बेस पर, लेकिन सेल वैल्यू प्रोडक्शन यूनिट्स, हाँ एक दो पुराने सवालों में देखा। टोटल एनआरवी ऑफ, सारे सवाल इसी में। ठीक है, तो इसके अंदर करते क्या आते हम, सेल प्राइस पर यूनिट, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, और ये अक्सर मुसीबत डालती थी हमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। एक दो सवालों में गिवन थी, जिंदगी आसान हो गई थी, वरना ये अगला प्रोसेस में घुसकर वहां से निकाल कर लाना पड़ता था, तो एनआरवी निकल आती थी। ठीक है, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट कैलकुलेशन अंडर मार्जिनल या एब्जॉर्प्शन करते थे। अब ये लेक्चर 90 या इसी तरह से ही था, बहरहाल छोड़ो, इसको छोड़ो, 90s में ही था। खैर चलें, ये जनाब आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग की रिवीजन है, इतनी ही है, काफ़ी है। आप इस सवाल को देखें ज़रा, मैं दिखा देता हूँ तस्वीर, ये लो, पहले तुम यहाँ देख लो, वैसे मेरी गल ना पूरी सुनना, फोटो खिंच लो, फोटो लो 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 भाई, माजरत 5 मिनट ऊपर हुए हैं, बस मैं सवाल देखकर छुट्टी, वैसे छुट्टी है जिसने जाना हो, मैं सिर्फ सवाल दिखाना है। अब 1 मिनट रुक जाओ, क्या आप जाओगे छोड़ के आधे रास्ते में। जब आप दरमियान में किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के खड़े हैं, पहले उससे कोई प्रोसेस है, आपका सब्सिक्वेंट प्रोसेस है, तो एक कॉलम यहां पर ऐड हो जाता है, उसमें सेम यही चीज़। उसमें मसला सिर्फ एक ही दफ़ा आया था कि अगर आपके पिछले पीरियड से यूनिट्स आए हैं और इस सवाल, इस प्रोसेस के अंदर स्टार्ट में मटेरियल नहीं लगता, वो एक ही सवाल है, वो दोबारा कर लेना, ज़िंदगी आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। पहले ले लेनी थी ना तस्वीर यार, मैं इतना पेट्रोल मेरा इधर से इधर आते हुए लग जाता है।
ओके, ये आ जाएंगी इंशाल्लाह तस्वीरें, ये आपके लिए सारा कुछ, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। कंप्यूट ईपीयू आपको कोई मसला होना है? सवाल भी पढ़ते हैं ऐसे क्विकली ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट में बस। मैं दोबारा मैं समझाने के लिए भी कहीं नहीं रुकूंगा, सिर्फ एक दफा यूं मैं भी पढ़ लूं ना, क्या है, मैंने नहीं पढ़ा। कंप्यूट को टेस्ट है ना, पता लगे ना कैसा पढ़ा है आपने, देखे तो अभी पढ़ रहा हूं आपके साथ। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री, एबनॉर्मल गेन। यार पता है यार, ये मतलब प्रोसेस अकाउंट ही बनाना है ना हमने, वैसे मैंने सिखाया हुआ है प्रोसेस अकाउंट के बगैर भी ये काम हो सकता है, ठीक है। क्विकली जरा सवाल को पढ़ें। CML produces a product that passes through 2 processes. The detail of processing during the month are as follows: process A और process B. ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल अलग, कन्वर्जन अलग। कहीं फाइफो तो नहीं यूज कर रहे, और जिंदगी तो और आसान कर दी उसने, एफ को यूज कर रहे हैं। फिर कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, पता नहीं यूनिट्स कहाँ हैं, ये पढ़े। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 60%, यूनिट स्टार्टेड, यूनिट्स रिजेक्टेड ऑन इंस्पेक्शन, यूनिट्स ट्रांसफर टू अगला प्रोसेस, या ये वाले वेयर हाउस में जाते होंगे ना, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ठीक है। अगली बात, मटेरियल ये जो है ऐड होता है स्टार्ट में, और अदर मटेरियल ये ऐड होता है वो भी स्टार्ट में दूसरे प्रोसेस के। सुभान अल्लाह, इतना आसान। इंस्पेक्शन अखर्स, इंस्पेक्शन, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन आ गई, सारी स्टेज ऑफ कंप्लीशन इंस्पेक्शन से ऊपर होंगी, तो सारा काम वही है। लड़ तो सकते हैं ना भाई, सवाल सामने आ गया, अभी लड़ तो सकते हैं ना, चीजें सुनी तो लग रही है ना, कि सुनी तो नहीं ना लग रही। यूनिट्स रिजेक्टेड प्रोसेस आर डिस्पोज्ड ऑफ। शुक्र है अभी भी रिवाइज कर लिया, ये मेरे दिल में वैसे बस आगे के लिख दें, एक बार सवाल में किया जरूर था लेकिन ये अभी रिवाइज भी हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, और दूसरे जो हैं वो दूसरे प्रोसेस वाले वो बिकते हैं, इनको कॉस्ट लगाकर डिस्पोज करना पड़ता है, ए वालों को, और बी वाले बिकते हैं। 5% यूनिट्स आर नॉर्मली रिजेक्टेड एट ईच स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। ये 5% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स, सिंपल। यूनिट्स रिजेक्टेड ड्यूरिंग बी सोल्ड बट यूनिट्स रिजेक्टेड ड्यूरिंग प्रोसेस ए आर स्टिल इन फैक्ट्री। मैं क्या करूं फिर इसका, प्रोसेस अकाउंट में से निकल गए, चाहे फैक्ट्री में पड़े रहे, हमें इससे क्या, प्रोसेस अकाउंट से तो निकल गए ना। चलो इसको ट्राई किया जा सकता है, ये कोई नहीं कि बस मतलब है कि अब ये कितने नंबर का, फिर 15 नंबर का, तो 30 नंबर का पर्चा आपने करना है, और इंशाल्लाह उसमें से आपने 20 नंबर ले लेने, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन 20 नंबर बहुत है, ठीक है। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। टाइम मैं कोशिश करूंगा मैसेज करवा दूं, लेकिन टाइम रियलिस्टिक नहीं रहता एंड तक आते आते, ठीक है जी। तो नहीं भी होगी क्लास तो भी बताऊंगा, होगी तो भी बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।